नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार किसान भाइयों आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको अपनाकर आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज मुख्य रूप से आपको हम जानकारी देंगे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल के बारे में, किस तरीके से ब्यूरो काम कर रहा है अच्छी नस्लों को संरक्षित करने के लिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारा सेगमेंट खबरें खेती की। आईजीएफआरआई झांसी द्वारा त्रिशंकर घास का विकास, पशुपालकों द्वारा दूध वाले पशुओं की खुराक पर जोर और बहुवर्षीय घास लगाने के तरीके। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गरीब एवं भूमिहीन किसानों की आमदनी में आईजीएफआरआई झांसी द्वारा सिंचित एवं अर्ध सिंचित त्रिशंकर घास का विकास किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे पशुओं को सारे साल हरा चारा मिलता रहे, जिससे उनके दुग्ध उत्पादन में कमी आने ना पाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में वर्ष पर्यंत चारा उत्पादन पद्धति द्वारा त्रिशंकर घास का विकास किया है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों की काया पलट करने में कारगर साबित हो रही है। इस चारा पद्धति के बारे में संस्थान के वैज्ञानिक ने बताया। किसान भाइयों, सिंचित या अर्ध सिंचित दशाओं के लिए एक विशिष्ट प्रकार की घास आजकल हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, जिसका नाम त्रिशंकर घास है। इस घास की मुख्य विशेषता यह है कि ये शंकर नेपियर या गिनी घास से कम पानी में बोई जा सकती है और इससे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इस घास को हम लोग वर्ष पर्यंत चारा उत्पादन पद्धति में भी लगाते हैं और इसको विशेषकर जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं या शुष्क क्षेत्र हैं, यदि वहाँ पर पानी की थोड़ी बहुत मात्रा उपलब्ध है तो वहाँ इसको लगाया जा सकता है। हमारे देश में 30% किसानों का जीवन निर्वाह पशुधन पर निर्भर है। पशुओं से अधिक दूध लेने के लिए आवश्यक है कि पशुओं को पूरे साल संतुलित आहार मिले। इस ओर हमारे पशुपालक विशेष जोर दे रहे हैं एवं अच्छा मुनाफा भी दूध द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। दुधारू पशुओं से सारे साल अच्छा दूध प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होता है कि उनको सारे साल संतुलित आहार मिले। बहुत से जागरूक पशुपालक इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं एवं अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वह सूखे चारे के साथ साथ हर मौसम के अनुसार हरा चारा, गाजर, कैल्शियम, तेल एवं गुड़ आदि खिलाकर पशुओं को स्वस्थ रखते हैं एवं स्वस्थ पशु ही अच्छा दूध देता है। मेरा नाम सुखदेव सिंह दमाना, जो मैं डेयरी का इंतजाम प्रबंध करता हूँ। डेयरी का दूध सुबह और शाम का 4200 लीटर होता है, जो डेयरी में काम आता है। हमारे पास मुर्रा नस्ल की मज्जा भी है, जो 22-23 लीटर दूध देती हैं 2 टाइम का। देसी गऊ, हरियाणवी नस्ल, राठी गऊ, जर्सी गऊ, HF, सभी प्रकार के पशु हमारे पास है। जो दूध वाले पशु हैं उनकी खुराक एक दिन में 100 ग्राम कैल्शियम देते हैं, दूसरे दिन 100 ग्राम तेल देते हैं, तीसरे दिन आधा किलो गुड़ देते हैं। इनके अलावा हरा पट्ठा भी डालते हैं, सूखा भी देते हैं। हर एक पशु को गाजर भी डालते हैं मौके के अनुसार। सूखा चारा 7 किलो, 15 किलो हरा चारा 15 किलो देते हैं और गाजर भी डालते हैं 4 किलो 5 किलो के करीब एक पशु को। पशुओं को पूरे साल खुराक में हरा चारा मिलता रहे, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा बहुवर्षीय घास लगाने के तरीके किसानों को बताए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वर्तमान समय में पशुओं के लिए चारागाह खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में पशुओं के लिए जंगली घास चराई क्षेत्र भी कम होता जा रहा है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जंगली घास एवं बाजरे आदि फसलों के मिश्रण से बहुवर्षीय घासें तैयार कर ली हैं एवं वो किसानों को खेतों के मेड़ों पर लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे मेड़ पर सारे साल यह घास तैयार होती रहती है। इस बहुवर्षीय घास लगाने के तरीके के बारे में जानकारी दे रहे हैं आईजीएफआरआई के वैज्ञानिक। बहुवर्षीय घासें होती हैं, उनको लगाने के 3 तरह के तरीके होते हैं। एक होता है सीधे बीज के द्वारा, दूसरा होता है आप बीज को नर्सरी बनाइए
और उसके फिर ट्रांसप्लांट करिए, रोपने को जिसको बोलते हैं रोपाई करना। और तीसरा होता है जड़ को, कल्ले सहित जड़ों को डायरेक्ट जो है खेत में उसको रोपाई कर देना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ये नेपियर हाइब्रिड बाजरा है इकरी नंबर 6, जिसको अभी इस खेत में हम बहुवर्षीय चारा के रूप में इसको लगाने जा रहे हैं। इसको लगाने का तरीका है कि ये इनके कल्ले जो होते हैं, इनके 2-2 कल्लों को आपको लेना है स्वस्थ, और उनको आपको लाइन से लाइन 1 मीटर और पौध से पौध 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इसकी रोपाई करनी है। रोपाई करते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि इसकी जब आप रोपाई करें तो इसमें कम से कम 2 जोड़ जरूर हों, क्योंकि अगर मान लो आपने 2 एक ही लगाया तो एक आपको नुकसान मर सकता है। तो 2 रहने से फ़ायदा है कि एक मरेगा तो एक रहेगा, ऐसा होता नहीं है। अमूमन दोनों के दोनों जिंदा रहते हैं। और इसको लगाने के समय एक जरूर ध्यान रखना है कि इसको 45 डिग्री पर झुका के लगाना है। वो इसलिए झुका के लगाना है क्योंकि जब हम कोई पौधे को उखाड़े हैं जड़ से, अब उसको लगा रहे हैं, तो उसकी उतनी ताकत नहीं रह जाती है। तो उसको जो ज़मीन से जड़ से जो नमी चाहिए और जो उर्वरक शक्ति चाहिए, उसको उतने पूरे हाइट तक नहीं जा पाता पूरे प्लांट को। इसलिए उसको झुका के लगाते हैं जिससे उसको पूरा तत्व मिल सके, जिससे जल्दी से जल्दी वो अपना ट्रेडिंग शुरू कर सके। इसको लगाने के से फ़ायदे 2 तरह के हैं। पहले तो एक बुंदेलखंड एरिया में जानते हैं कि आप बहुत कम बारिश है, और बारिश है भी तो इस तरह का है कि इसके ज़मीन के अंदर 2 फीट से ज़्यादा 1 मीटर के अंदर सॉइल का स्टेटस है। तो यहाँ पर अगर आप पानी की कमी है तो कल्टीवेटेड अगर फाडर आप जिसको सिंचित फसल करते हैं, चारा फसलें, उसको उगाने की संभावनाएं बहुत कम है। तो हम किसान भाइयों को हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया कि भाई जहाँ पानी है तो ठीक है, कल्टीवेटेड फाडर हम ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पे ये बहुवर्षीय घासें बहुत ही अच्छी उपयोगी साबित होगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों में बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि जो कुछ अच्छी नस्लें हैं वो अब हमें नहीं मिल पाती, यानी उनकी उपलब्धता तो छोड़िए, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं। और पिछले 10 साल की भी अगर बात की जाए, कई ऐसी नस्लें हैं जो आपके ध्यान में तो ज़रूर होंगी लेकिन आपको मिल नहीं पाती होंगी। और इसी के लिए अगर बात की जाए, करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लगातार काम कर रहा है। जो अच्छी नस्लें हैं, ना सिर्फ उनका संरक्षण किया जा सके बल्कि आने वाले समय में हमारे पशुपालक भाइयों को इन नस्लों के जरिए फायदा पहुंच सके। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। येत प्रकृति ही जीविता भवेत तहि पशूनां संरक्षण संवर्धनम च अतीव अनिवार्यः। अन्यथा यदि प्रकृति मानवस्य नशो भवेताय, अर्थात यदि प्रकृति को जीवित रखना है तो पशुओं का संरक्षण व संवर्धन अनिवार्य है, अन्यथा न प्रकृति रहेगी और न ही मानव।
हमारे देश में पालतू पशुओं की मुख्यतः सभी प्रजातियां हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, याक और मिथुन आदि। हमारे देश में विभिन्न प्रजातियों में एक और प्रजाति की विभिन्न जातियों में विभिन्नता है, जो कि सुधार कार्यक्रम में उपयोगी है। पालतू पशुओं की लगभग 140 जातियां उपलब्ध हैं, जैसे कि गाय की 30 जातियां, भैंस की 10, भेड़ की 42, बकरी की 20, मुर्गियों की 18, ऊंट की 8, घोड़े की 6 जातियां उपलब्ध हैं। आजकल कुछ प्रजातियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिससे उनके संरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है, जो कि आजकल के IPR युग में आवश्यक है, क्योंकि इनमें अनेक अच्छे गुण विद्यमान हैं। जिन प्रजाति व जातियों के संरक्षण की जरूरत है वे इस प्रकार से हैं: गाय की साहिवाल, रेड सिंधी, कृष्णा वैली, वेचूर, पंगानूर, भैंस की भदावरी, टोडा, बकरी की जमनापारी, भेड़ की नीलगिरी, भाकरवाल, गुरेज, करनाह, घोड़े की स्पीति, जांस्कारी, ऊंट की डबल हम्प। हमारे देश के पशुओं में ज्यादा तापमान, सूखा, कम चारा, कम दाना व कम पानी में रहने की अच्छी क्षमता है। इन पशुओं में दूसरे देश के पशुओं की अपेक्षा बीमारियां भी कम लगती हैं और इनमें अच्छे उत्पादन की क्षमता भी मौजूद है। NBAGR में गुण निर्धारण कार्यक्रम में कुछ नई नस्लों का भी पता लगाया गया है, जैसे कि गाय की गंगातीरी, मलनाड गिड्डा, पुल्ली कुलम, भैंस की बन्नी, गोदावरी, आसामी, मणिपुरी, कालाहांडी, चिल्का, परलख मुंडी, संबलपुर और बकरी की पर्वत सीरी। देश की विभिन्न पालतू पशु नस्लें अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। ये देश की ग्रामीण जनता के जीवन यापन और भोजन सुरक्षा में अत्यंत योगदान देते हैं। लेकिन मौसम में लगातार होते बदलाव के कारण जैव विविधता में हानि की संभावना बढ़ती जा रही है और इस हानि का मतलब है पशुओं की कई प्रजातियों का विलुप्त हो जाना। देश की विशाल पशु संपदा हजारों सालों से मानव जाति को अनेक प्रकार से लाभान्वित करती रही है। हमारी पशु संपदा में 140 देसी नस्लें आती हैं। इनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शूकर, घोड़े और मुर्गी आदि हमारी पशु संपदा के हिस्से हैं। पहले इनका वर्गीकरण, पहचान और गुण निर्धारण परंपरागत विधियों द्वारा किया जाता था, लेकिन विज्ञान के बदलते तरीके से ये जरूरी समझा जाने लगा कि इन नस्लों का वैज्ञानिक तरीकों से वर्गीकरण किया जाए और इनके भौतिक एवं आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करके इनकी ब्रीड का संरक्षण किया जाए और इन्हें मानव जीवन की उपयोगिता के अनुसार उपयोगी बनाया जाए। इसके साथ ही विलुप्त होती नस्लों को बचाने का प्रयास किया जाए। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1984 में बेंगलौर में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना की, जिसे सन 1985 में NDRI करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। संस्थान का काम धीरे धीरे बढ़ता गया और अब जरूरत महसूस की गई इसके एक स्वतंत्र कैंपस की, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ICAR ने हरियाणा के करनाल जिले में ही मकरमपुर में इसकी नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस देश में जो एक पशुधन की धरोहर है, जो हमारी एक संपदा है, ये जिसको हम बायोलॉजिकल वेल्थ कहते हैं, उसका कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए, कैसे उसका वर्गीकरण किया जाए, कैसे किसानों को ये बताया जाए कि हमारे पास जो पशुधन है उसके क्या क्या महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, और किसी भी अंधाधुंध के इसमें प्रयास में ना पड़ते हुए, किसी लालच को ना देखते हुए वो ये ना सोचें कि हम पशुधन से एकदम से उत्पाद को बढ़ाएं, बल्कि धीरे धीरे उसका एक आनुवंशिक रूप से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। NBAGR ने कार्यान्वयन के लिए इसमें 4 इकाइयां बनाई हैं, जिसमें पहली इकाई पशु अनुवांशिकी संसाधन विभाग, दूसरी पशु अनुवांशिकी विभाग, तीसरी पशु सूचना प्रबंधन इकाई और चौथी DNA फिंगरप्रिंटिंग इकाई शामिल है। पशुओं के गुण निर्धारण के लिए मुख्यतः 2 तकनीक अपनाई जाती हैं। पहली विधि के तहत क्षेत्र में जाकर उनके गुण चिन्हों को निर्धारित किया जाता है। इस विधि में वैज्ञानिक उन क्षेत्रों में जाते हैं
जहां ये नस्लें पाई जाती हैं और उन नस्लों के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठी की जाती है, जिसमें उनकी आकृति, माप और उस नस्ल के कुछ खास चिन्हों को रिकॉर्ड किया जाता है। इन पालतू पशुओं के बारे में मिली जानकारी जो कि उन्हें दूसरे नस्ल के पशुओं से अलग करती है, और साथ ही ये भी खोज की जाती है कि ये पशु कृषि आधारित व्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर उन तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करके विश्लेषण करके किसानों को इन नस्लों की जानकारी दी जाती है। इन पशुओं के संरक्षण के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें पहली है इन सेटू संरक्षण विधि, जिसमें पशुओं का संरक्षण किसानों के यहाँ ही किया जाता है। इसके लिए किसानों को संस्थान द्वारा सहायता दी जाती है। दूसरी विधि है एक्सीटू संरक्षण विधि, जिसके तहत जिन पालतू पशुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, उन प्रजातियों के अच्छे सांडों के वीर्य को इकट्ठा करके प्रयोगशाला में रखा जाता है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए गाय की वैचूर प्रजाति, जिनकी जनसंख्या 200 से 250 रह गई है, या पंगानूर, जो कि पूरे देश में 300 से ज्यादा नहीं है, और भैंस की भदावरी प्रजाति, जिसकी जनसंख्या में काफी कमी आई है। हमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस समय हमारे पास जो पशुधन की संपदा है, इसमें बहुत अधिक विविधता है, जैव विविधता जिसको हम कहते हैं, और इस जैव विविधता की संरक्षण करना हमारा धर्म है। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि हमारे देश से कुछ गाय की प्रजातियां विदेशों में गई हैं, और उन्होंने हमारे ही प्रजातियों को आनुवंशिक रूप से उत्पादन बढ़ा करके और वो हमें ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि गुजरात में गाय की प्रजाति है गीर, ओंगोल, ऐसे कई प्रजातियां हैं, ऐसी कई नस्लें हैं जो इस देश से संख्या कम होती जा रही है, और लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, श्रीलंका आदि देशों के अंदर वो लोग ले गए हैं। हम इसको बायोपायरेसी कहते हैं। उसका कारण ये है कि हम इस समय उनसे लड़ नहीं सकते हैं कि ये प्रजाति हमारे देश की थी, क्योंकि आज तक हमें ये पता ही नहीं था कि ये प्रजाति क्या है, इसके गुण क्या हैं। इससे किसानों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। तो हम जो ये वर्गीकरण करते हैं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उनके जो गुणों को मापते हैं, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे उनकी बाहरी रूपरेखा हो, चाहे उनका रंग हो, चाहे उनका बाल का रंग हो, चाहे सींग का रंग हो, चाहे ऊंचाई हो, कद भी हो, ये हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक ऐसा कि हमें प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ हम कह सकें कि यस, हमारे किसानों ने इस प्रजाति को, इस नस्ल को सदियों से बचा के रखा है, इसको पाला है, और ये हमारी ही धरोहर है। ये जीन बैंक है। यहाँ भारतीय पशुओं की नस्लों और लुप्त होती प्रजातियों के लगभग 50,000 सीमेंट स्ट्रिप को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखा है। समय समय पर यहाँ के वैज्ञानिक यहाँ रखे वीर्य की जांच करते हैं कि कहीं इसमें शुक्राणुओं की संख्या कम तो नहीं हो रही है। संस्थान में एक केंद्रीय उपकरण सुविधा कक्ष है, जिसमें हर तरह के उपकरण रखे हुए हैं, ताकि कभी भी जरूरत के वक्त यहाँ पर काम हो सके और किसी लैब में कोई काम ना रुके। कोर लैब में पशुओं के रक्त के नमूने को कई परीक्षणों से गुजारा जाता है और फिर बड़ी सावधानी पूर्वक इस मशीन द्वारा उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। हमारे इस समय देश में 144 नस्लें हैं जिसका हमने वर्गीकरण किया है। इसमें गाय की 37 नस्लें हैं, या गाय की 37 ब्रीड कह सकते हैं, भैंस की 13 नस्लें हैं, भेड़ों की 39 नस्लें हैं, जो बकरियां हैं उनकी 23 नस्लें हैं, जो घोड़े हैं उनकी 6 नस्लें हैं, ऊँटों की 8 नस्लें हैं, जो मुर्गियां हैं उनकी 15 नस्लें हैं, सूअर की 2 नस्ल है, और यहाँ तक कि जो गधा है उसकी भी हमने एक प्रजाति का वर्गीकरण किया है। तो इससे हमने 144 अलग अलग हमने प्रजातियाँ देश के अंदर बताई हैं कि ये हमारे पास हैं। तो किसानों के लिए सीधे फ़ायदे के लिए हमारे पास एक जीन बैंक नाम की चीज़ है, जहाँ पर हम उच्च कोटि का, उत्तम कोटि का वीर्य रखते हैं, और जो किसान लोग एक कृत्रिम गर्भाधान में विश्वास करते हैं, और करना भी चाहिए, और मान लीजिए उनके पास उनको किसी और माध्यम से वो वीर्य नहीं मिल रहा है, तो हमारे जीन बैंक में आकर के वो संपर्क कर सकते हैं, और हम उनको अच्छी गुण का, अच्छी क्वालिटी का वीर्य उत्पादन कराएंगे, ताकि उससे वो लाभ ले सकें। ये है गाय की साहिवाल नस्ल, जो 12 से 14 किलोग्राम तक दूध देती है। इसके साथ ही ये है हरियाणा कैटल, जो प्रतिदिन 8 से 10 किलो दूध देती है। ये सभी पशुधन
किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय मौसमों के अनुकूल हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी है। तो आज प्रयास इसी चीज़ का होना चाहिए कि हमें ये बताना है, और हमारे ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एक जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर करते हैं। क्या हम कहते हैं कि हमारे पास एक नस्ल कम हो रही है, क्या एक वही इसका संरक्षण का कारण है, या सिर्फ एक नस्ल हमारे पास जो है दूध ज़्यादा देती है, क्या हम उसलिए उसको रखें? ऐसा नहीं है। इनमें अपने हर एक की अपनी विशेषताएँ, हर एक के अपने गुण हैं। हो सकता है उनको हम आज ना पहचान पाएँ, लेकिन समय धीरे धीरे जब आएगा तो उनमें जो वो क्वालिटी है, वो गुण है, वो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, विज्ञान के जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, तो वो गुण जो हैं आनुवंशिक रूप से ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे देश के जो गौ नस्ल है उसमें गुण हैं कि वो गर्मी के मौसम में भी अच्छा दूध देती हैं। वो जो हमारे जो इस ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो डिजीज आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, उनसे लड़ने की क्षमता है। थोड़ा चारा अगर उनका घटिया है तो भी वो अच्छा उसको फीड कन्वर्शन कर लेती हैं, दूध देती हैं। तो ये सारे उनके गुण हैं, और आगे आने वाले समय में ऐसी तकनीक आएगी कि ये गुण भी उनको हम जेनेटिकली रूप से दूसरी नस्लों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि इस नस्ल का हम दूध उत्पादन की क्षमता लें, दूसरे नस्ल की हम बीमारी से लड़ने की क्षमता लें, तीसरी नस्ल से हम फीड कन्वर्शन की क्षमता लें। इन सबको मिला करके एक नई नस्ल भी तैयार हो सकती है। जिस उद्देश्य को लेकर NVAGR का आविर्भाव हुआ था, उसे पूरा करते हुए संस्थान, यहाँ के वैज्ञानिक और कर्मचारी पूरी तन्मयता से देश सेवा में अग्रसर हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो जाना आपने किस तरीके से ब्यूरो लगातार काम कर रहा है, और हमारी अच्छी नस्लें जो हैं वो हमें आने वाले समय में भी मिलती रहेंगी। कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कल के कार्यक्रम की आपको जानकारी हम देते हैं। कल आप जानकारी ले सकेंगे किस तरीके से सहकारिता के क्षेत्र में तमाम एजेंसियां जो हैं हमारे किसानों को हितों को देखते हुए उनके लिए लगातार सुविधाएं और सेवाएं दे रही हैं, और इन्हीं में हम बात करेंगे इफ़को की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।